मोशा फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रशांत महासागर में स्थित एक गर्ल्स स्कूल जियानहुआ हाई स्कूल में एक लड़की को यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने जैसी मुद्रा में दीवार से जबरन चिपका दिया गया था। अन्य छात्र ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड भी कुछ नहीं कर सका, बल्कि उसने बच्चों को ही हटा दिया। इसकी वजह थी कि बदमाशी करने वाली मुख्य लड़की एनजी स्कूल प्रिंसिपल की बेटी। वो शाओतोंग को क्यों प्रताड़ित कर रही थी? एक खोए हुए मोबाइल को खोजने के लिए। फोन कहाँ है, यहाँ या यहाँ? वे और भी क्रूर हो गई और जबरदस्ती गोंद से शाओतोंग का मुंह बंद कर दिया। बाद में शाओतोंग की मां वहां पहुंची, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की दयनीय हालत देखी तो उनके चेहरे पर सिर्फ आंसू थे, न कि गुस्सा। उन्होंने एक कैंची से अपनी बेटी के बाल काटे जिसमें गोंद चिपका था, परंतु जब मां ने अपनी बेटी को गले लगाया तो उनके चेहरे पर कठोर भाव दिखाई दिया। इस छोटे से शहर में जहाँ सामाजिक वर्ग साफ साफ बंटे हुए थे, वे सिर्फ अन्याय सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। शाम को बदमाशी करने वाली 4 लड़कियों में से 3 एक पुराने किले में आत्माओं को बुलाने के लिए गई, लेकिन वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसने एक सफेद चोला पहना था तीनों लड़कियों एक एक कर मार देता है। अगले सीन में शाओतोंग की मां सफेद चोला पहने हुए अपने घर के बाहर फूल काट रही थी, लेकिन कोई छुपकर मां बेटी को चुपचाप देख रहा था। अगले दिन शाओतोंग की मां स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने जाती हैं और अनुरोध करती हैं कि उनकी बेटी को आम कक्षा से विशेष कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाए। प्रिंसिपल पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब मां कहती हैं एनजी आमतौर पर शाओतोंग के साथ कैसा व्यवहार करती है, मैं इसे यहाँ दोहराना नहीं चाहती, ये सुनकर प्रिंसिपल डर जाता है, क्योंकि उनके बीच एक खतरनाक रहस्य छिपा था। दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के खिलाफ सबूत थे। बदमाशी करने वाली 3 लड़कियों के रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले वे शाओतोंग और एनजी को संदिग्ध मानते हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। फिर स्कूल के एक चैरिटी इवेंट के दौरान प्रिंसिपल बड़ी खुशी से रस्सी को खींचता है, लेकिन उनके सामने उनकी अपनी बेटी एनजी की लाश लटकी होती है। स्कूल में हड़कंप मच जाता है। इसी दौरान शाओतोंग भी अचानक गायब हो जाती है। प्रिंसिपल पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में बताता है, स्कूल के रखरखाव कर्मी लिन जाइफू के बारे में, क्योंकि कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि वह गुप्त रूप से अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा था। परंतु लिन जाइफू की बेटी की भी इसी स्कूल में संदिग्ध रूप से मौत हुई थी। इसके बाद लिन जाइफू स्कूल में उन छात्राओं पर विशेष ध्यान देने लगा जो उसकी दिवंगत बेटी की उम्र की थी। दूसरी ओर ली हान अपने अपार्टमेंट लौटती है। इसी फुटेज में देखती हैं कि जैसे ही लिन जाइफू सोसाइटी के गेट पर दिखाई देता है, उसकी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ली हान घबराकर लिन जाइफू के घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि उसे कुछ सुराग मिलते हैं जो उसकी बेटी की गुमशुदगी से जुड़े होते हैं। सुरागों का पीछा करते हुए वो अपार्टमेंट के नाले में अपनी बेटी की घड़ी ढूंढ निकालती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि शाओतोंग की गुमशुदगी का संबंध लिन जाइफू से है। ली हान अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाना था। वो अपार्टमेंट की मकान मालकिन सूमा के पास मदद मांगने जाती है ताकि लिन जाइफू का दरवाजा खोला जा सके, लेकिन सूमा घर पर नहीं थी। बेटी को बचाने की बेचैनी में ली हान खुद खिड़की के रास्ते से लिन जाइफू के घर में घुसने का फैसला करती है। ये बेहद मुश्किल था। दर्द से कराहते हुए वो बड़ी मुश्किल से अंदर घुसी और कमरे में चारों ओर तलाशी लेने लगी, लेकिन तभी लिन जाइफू अचानक घर लौट आया। आवाज सुनकर ली हान तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गई। तभी लिन जाइफू बिस्तर के पास आकर रुका, लेकिन उसकी चाबियां फर्श पर गिर पड़ी। वो उन्हें उठाने के लिए झुका ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। ये मौका पाकर ली हान किसी तरह बच निकलती है। दरवाजे पर मकान मालकिन सूमा थी, जो चाहती थी कि लिन जाइफू उसकी दान की हुई चीजों को ट्रक में रखवा दे। लिन जाइफू ने पहले तो व्यस्त होने का बहाना बनाया, लेकिन सूमा के बार बार जोर देने पर उसे मानना पड़ा। ली हान तुरंत डिटेक्टिव डाई के पास जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की जानकारी देती है। दोबारा अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर ली हान देखती है कि लिन जाइफू ने 2 काले रंग के बैग कचरे में फेंके थे। क्या उस बैग्स में उसकी बेटी की लाश थी? ली हान बिना समय गवाए कचरा ट्रक की ओर दौड़ पड़ती है और उन सभी काले बैग्स को खंगालने लगती है। ली हान की निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी उसे एक रहस्यमय व्यक्ति दिखता है जो चोला पहने एक काले रंग का बैग लिए भाग रहा था। ली हान उसे पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वो व्यक्ति भागता हुआ एक गाड़ी से टकरा जाता है। जब डिटेक्टिव अधिकारी आगे बढ़कर उसकी पहचान करते हैं तो वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा वू वांग था। वू वांग को दूसरों की जासूसी करने की बुरी आदत थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसने गुप्त रूप से तस्वीरें खींचने का शौक पाल लिया था। डिटेक्टिव दाई ने उसे कई बार पीटा था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन असली हत्यारा कौन था? वू वांग ने अपने कैमरे में लिन जाइफू के द्वारा शाओतोंग के अपहरण का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। ली हान ने वू वांग से और जानकारी मांगी, लेकिन उसने बस एक रहस्यमयी बात कहकर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ली हान ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि वो सच्चाई को समझ चुकी थी।
पुलिस ने जब वू वांग के रिकॉर्डेड वीडियो देखे तो उन्हें पिछले कई सालों के 50 से अधिक वीडियो मिले जिनमें लीहान अपनी ही बेटी पर अत्याचार कर रही थी। पर जिस माँ को हम अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करते देख रहे थे वो खुद एक निर्दयी अत्याचारी निकली। उसकी बेटी खून से सनी हुई नाइटी पहने मासूमियत से उसकी ओर देख रही थी, परंतु इससे लीहान के पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, लीहान दर्द में चिल्लाई, लेकिन उसका पति निर्दयी था। अपार्टमेंट की दूसरी ओर मकान मालकिन सू माँ ने दरवाजे की झिरी से ये सब देख रही थी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो इस तरह की हिंसा देखने की आदी थी। लीहान के पति ने चाबी को बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब लीहान अपने कमरे में पहुंची तो उसने पाया कि उसका पति मर चुका था। असल में शाओतोंग ने अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी थी। लीहान ने बिना समय गवाए अपने पति की लाश को ठिकाने लगा दिया। इस घटना के बाद लीहान ने अपनी बेटी को एक अलग ही तरीके से सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। उसने शाओतोंग को बोलने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उसे डर था कि ज्यादा बोलने से कोई बड़ी गलती हो सकती है। वो हमेशा अपनी बेटी को पुरुषों से दूर रखती थी क्योंकि उसे चिंता थी फिर से कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। जब दुकान का मालिक शाओतोंग के पास गया तो लीहान तुरंत बीच में आ गई और दूरी बना ली। जब लिन जाइफू ने शाओतोंग से संपर्क करने की कोशिश की, लीहान ने उसे भी रोक दिया। उसने सबूत छिपाने के लिए अपने पति के काले जूते अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से में रख दिए। अब चूंकि लीहान पर बाल शोषण का संदेह था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में रोक लिया गया। फिर पुलिस अधिकारी दाई और उनकी टीम लिन जाइफू को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। लीहान ने संयोग से शिक्षक यांग को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाए जाते हुए देखा। उसे यांग की एक चाबी पर शक हुआ। ये चाबी किसकी है? लीहान ने पूछा। यांग ने उत्तर दिया, ओह, ये हमारी चैरिटी एसोसिएशन के एक्टिविटी रूम की चाबी है। यांग ने यह भी बताया कि वहाँ कई महीनों से कोई नहीं गया था क्योंकि पुनर्निर्माण के लिए फंड नहीं था। लीहान को शक होने लगा कि उसकी बेटी शाओतोंग शायद उसी कमरे में कैद हो सकती है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे यांग की कार ली और चैरिटी हॉल की ओर निकल पड़ी। इस बीच दूसरी ओर मकान मालकिन सुमा एक कार में सफर कर रही थी। तभी उसे एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति कह रहा था, सुमा, क्या तुमने सुना? पुलिस ने कहा कि वो लिन जाइफू अब वांटेड अपराधी है। हमारे अपार्टमेंट के कुछ लोग उसके संपर्क में थे, सावधान रहना। फोन काटने के बाद सुमा के चेहरे पर घबराहट थी। अब उसे एहसास हो गया कि वो बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन उसने बात बदलने की कोशिश की और ध्यान हटाने के लिए एक पुरानी किताब के बारे में बात करने लगी। वांग टीचर कितने महान थे ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। लिन जाइफू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सत्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। वांग टीचर ने स्कूल में एक चैरिटी एसोसिएशन शुरू किया था जिसने कई जरूरतमंद छात्रों की मदद की थी, लेकिन जब सुनामी आई थी तो वही वांग टीचर ने लिन जाइफू और उसकी बेटी को बचाया था। इसके बावजूद सू माँ को अंततः लिन जाइफू ने बंधक बना दिया। उधर लीहान चैरिटी एसोसिएशन के कमरे में दाखिल हुए। वहाँ का माहौल अजीब था। एक कोने में कुछ बैग पड़े हुए थे। लीहान ने एक बैग खोला और तभी एक हाथ बाहर निकला। उसने डर और घबराहट को काबू में रखते हुए बाकी बैग भी खोलने शुरू किए। जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। वहाँ शाओतोंग नहीं थी, बल्कि वे बैग उन 3 लड़कियों की लाशों से भरे थे जिन्होंने शाओतोंग और हुईजुन को पहले स्कूल में तंग किया था। लिन जाइफू ने उन चारों बदमाश लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने ऐसा अपनी बेटी हुईजुन की मौत का बदला लेने के लिए किया था। हुईजुन शाओतोंग की सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों क्लास में एक साथ पढ़ती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन स्कूल की छत पर हुईजुन को अंजी और उसकी साथी लड़कियों ने बुरी तरह तंग किया। हुईजुन मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वे लड़कियां उसे जबरन कांटों वाला गुलाब का ताज पहनाने लगी। जब उसके सिर से खून बहने लगा तो उनकी खुशी और बढ़ गई। उन्होंने हुईजुन के बाल काटकर पानी में मिला दिए और उसे जबरदस्ती पानी पीने पर मजबूर किया। वे हुईजुन को और चिढ़ाने लगी, उसे मारने लगी। फिर वे उसे एक कांच के कमजोर छज्जे पर खड़ा होने को मजबूर करने लगी। हुईजुन पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी शाओतोंग वहां आ गई। उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, उसकी आंखें ठंडी और गहरी हो चुकी थीं। वो चारों लड़कियों को निर्जीव निगाहों से घूर रही थी। हुईजुन मदद के लिए चिल्ला रही थी। अभी शाओतोंग ने अपनी जेब से एक कैंची निकाली और आगे बढ़ने लगी। अचानक लीहान वहां आ गई और शाओतोंग के हाथ से कैंची छीन ली और शाओतोंग को वहां से लेकर जाने लगी। लेकिन सुरक्षा कैमरा इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था। लीहान जबरन शाओतोंग को वहां से घसीटते हुए ले गई। हुईजुन ने दूर जाते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और फिर धीरे धीरे कांच की कमजोर छत पर चढ़ गई। लेकिन कांच की छत टूट गई, जिससे हुईजुन नीचे गिर गई। नीचे वांग टीचर खड़े थे। हुईजुन उनकी आंखों के सामने गिरी। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले ऊपर देखा। चारों लड़कियां वहां से भाग गईं। शाओतोंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसके मन में अपनी माँ के खिलाफ नफरत का बीज अंकुरित हो गया। जब
जब लिन ज़ाइफू पहुंचा तो उनकी बेटी हुइजुन मरने के कगार पर थी। उसने अपने पापा से कहा, मुझे माफ कर दो। ये आखिरी शब्द थे जो हुइजुन के मुंह से निकले। लिन ज़ाइफू अपनी बेटी को गोद में उठाकर रोने लगा। उनका दिल बिखर चुका था, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बता रहा था। लिन ज़ाइफू ने आंधी और बारिश में गवाहों की तलाश की, लेकिन हर कोई कह रहा था कि माफ कीजिए, हम कुछ नहीं जानते। अगर कोई खबर आई तो बताएंगे। आप प्लीज यहाँ से जाएं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। लोग बिना संवेदना के बात कर रहे थे। लिन ज़ाइफू ने स्कूल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच करानी चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, कैमरा तो पहले से ही खराब था। फिर टीचर ने कहा, अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, घर जाओ। आखिरी उम्मीद लेकर लिन ज़ाइफू पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां मामला आत्महत्या का बताकर केस बंद कर दिया गया, क्योंकि प्रिंसिपल ने पहले ही पुलिस को खरीद लिया था। लिन ज़ाइफू के दिल में अब केवल एक ही चीज बची थी, नफरत। उसकी बेटी की मौत को जिसने भी दबाने की कोशिश की थी, उसे अब इसकी कीमत चुकानी थी। लिन ज़ाइफू ने सबसे पहले फांग टीचर को कैद कर लिया। हर कोई फांग टीचर को एक अच्छा इंसान मानता था। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। उसने स्कूल में चैरिटी चलाई थी, लेकिन उन्होंने भी सच्चाई को छुपाया। वो हुइजुन की मौत के गवाह थे। उन्होंने देखा था कि चारों लड़कियां ही दोषी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने लिन ज़ाइफू को समझाने की कोशिश की कि हुइजुन ने आत्महत्या की थी। फिर उन्होंने सच्चाई बता दी, सिर्फ एक इंसान हूँ, लेकिन वे लड़कियां इंसान नहीं हैं, वे राक्षस हैं। लिन ज़ाइफू के चेहरे पर दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अचानक छिपकर खड़ी ली हान ने हथौड़ा उठाया और लिन ज़ाइफू के सिर पर दे मारा, लेकिन फांग टीचर ने उसे बचा लिया। अब दोनों के बीच घमासान संघर्ष शुरू हो गया। तुमने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया है? ली हान ने पूछा। लिन ज़ाइफू ने कहा, वो अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैंने नहीं मारा तुम्हारी बेटी को। फिर ज़ाइफू ने ली हान को जोर से धक्का दिया, जिससे वो गिरकर बेहोश हो गई, लेकिन खुद ज़ाइफू भी बुरी तरह घायल हो चुका था। फांग टीचर की हालत देखकर उसके भीतर इंसानियत जाग गई। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा, उसने कहा। वो गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन देखा कि गाड़ी में बैठी शूमा पहले ही भाग चुकी थी। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज थी फांग टीचर की जान बचाना। शूमा ने ली हान को होश में लाया। फिर ली हान ने शूमा को गाड़ी में बैठाया और तेज रफ्तार में ज़ाइफू का पीछा करने लगी। दूसरी ओर कमजोर ज़ाइफू एम्बुलेंस को फोन करने की कोशिश कर रहा था। शूमा ने ली हान की पागलपन से भरी आंखों को देखा और डर से कांप उठी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ली हान ने शूमा के सिर पर हथौड़ा दे मारा। तभी गाड़ी का नियंत्रण छूट गया। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। ली हान तेजी से ज़ाइफू की ओर बढ़ी और पूछा, श्याओतोंग कहाँ है? लेकिन ज़ाइफू ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और ली हान को धक्का देकर गिरा दिया, और फिर उसने पुलिस की ओर गाड़ी बढ़ा दी। पुलिस ने चेतावनी दी, रुको, लेकिन जब ज़ाइफू नहीं रुका तो पुलिस ने गोली चला दी, लेकिन गोली ज़ाइफू को नहीं लगी। अचानक गाड़ी का एक्सीलेटर अटक गया और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। ज़ाइफू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेने लगी तो उन्हें कई कागज के डिब्बे मिले, जिनमें कुछ लिखा हुआ था। ये श्याओतोंग के लिखे हुए संदेश थे। जब पुलिस ने ज़ाइफू का सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसने कबूल कर लिया, श्याओतोंग घर के बगीचे में है। लेकिन एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जब पुलिस अधिकारी ने कागज को एक साथ रखा तो उन्होंने देखा ली हान के पति की लाश उन्हीं पीले गुलदस्तों के नीचे दबी हुई थी। पुलिस के पास एक और सबूत था, क्योंकि श्याओतोंग ने ही अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी थी। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी दाई जिंगुआन के बेटे वू वांग ने वो वीडियो पुलिस को दे दिया, जिसमें श्याओतोंग ने अपने सौतेले पिता को मारा था। अगर वो वीडियो पुलिस को दिया जाता तो वू वांग की सजा कम हो सकती थी। लेकिन दाई जिंगुआन ने एक अजीब फैसला किया। उसने अपने 2 सहयोगियों को बाहर भेज दिया। फिर उसने वो कैमरा जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता था एक बच्ची जो बचपन से ही यातनाएं झेल रही थी, उसे अब और सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसने अपने बेटे की सजा कम करने का मौका छोड़ दिया। उसने अपनी टीम की सफलता भी त्यागी, बस इसलिए कि श्याओतोंग एक नया जीवन शुरू कर सके। श्याओतोंग आज़ाद हो गई। उसने अपने पिंजरे में बंद कबूतरों को उड़ते हुए देखा, क्योंकि वो जानती थी अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन सच तो ये था, सबसे खतरनाक इंसान वही थी